हेलो। तो आज की जो टॉपिक मैं इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक का नाम क्या है, इन्फ्लेशन। तो चलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से डिटेली हम समझेंगे। तो इन्फ्लेशन होता क्या है ना। अगर पहली क्वेश्चन ही मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, राइट। तो देखिए, एक इकोनॉमी में है ना जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो दाम चलता आ रहा है उनमें अगर तुम सडन राइज देखोगे, मतलब इन द प्राइस लेवल, उन चीज़ों की अगर दाम बढ़ जाता है तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सिंपली समझे इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी इकोनॉमी में है उनमें अगर उनकी एवरेज प्राइस लेवल में राइज देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। क्लियर। अभी देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में है ना तो लोगों की क्या होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाता है। मतलब देखिए, पकड़ लेते हैं 2025 में, ठीक है, एक बास्केट ऑफ गुड्स है। उस बास्केट ऑफ गुड्स का दाम क्या है, 100 रुपीज़, राइट। वही नेक्स्ट साल, मतलब पकड़ लेते हैं 2026 में, उस सामान का दाम बढ़ के क्या हो गया है, वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स का दाम बढ़ के कितना हो गया है, ₹110। यानी कि 100 से 110 जो हुआ है, कितना हद तक दाम बढ़ा है, 10 रुपीज़, राइट। सो इन्फ्लेशन कितना हद तक हुआ है, ₹10 का, है ना। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हुआ है। तो देखिए, अगर आप 2025 में इस बास्केट ऑफ गुड्स को ₹100 से खरीद रहे थे, है ना, तो आपके पास कितना बच रहा था, 10 रुपीज़ तो बच रहा था, है ना। वही 10 रुपीज़ से आप पकड़ लेते हैं एक पेन तो खरीद सकते थे, है ना। लेकिन वही नेक्स्ट ईयर जब आप वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स आप जब खरीद रहे हो तो आपको पे करना पड़ रहा है कितना, 110। यानी कि आपको वही 10 रुपीज़ जिससे आप 2025 में एक एक्स्ट्रा पेन खरीद सकते थे, नाउ यू आर नॉट एबल टू बाई, राइट। तो यानी कि आपको वही 10 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, राइट। यानी कि क्या है कि चीज़ों की दाम बढ़ चुका है, यानी कि इकोनॉमी में क्या हो गया है, इन्फ्लेशन, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि अब ये कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कैसे हुआ है ना, कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स क्या है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिससे इकोनॉमिस्ट पता कर सकते हैं कि कितना हद तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो चलता आ रहा है कितना हद तक चीज़ों की दाम बढ़ा है, ठीक है। तो क्या है कि अभी तो प्रेजेंट तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके आगे क्या यूज़ किया जाता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, ठीक है। तो ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो नाम से ही देखिए आपको समझ आ जाएगा क्या है, लिखा है होलसेल, यानी कि होलसेल लेवल पर, बिफोर रीचिंग कंज्यूमर और रिटेलर, है ना। कंज्यूमर और रिटेलर तक वो सामान पहुंचने के आगे जब होलसेल लेवल में गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है ना, उस लेवल में कितना हद तक प्राइसेस बढ़ा है ना, कितना हद तक प्राइसेस चेंज हुआ है ओवर द टाइम, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और ये प्राइमरी इन्फ्लेशन मेजर था इंडिया का। लेकिन 2014 के बाद RBI ने अडॉप्ट कर लिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो अभी मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड समझाने के आगे मैं समझाऊंगी व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भी देखिए नाम से भी आपको समझ आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आम कंज्यूमर, राइट। आम लोग, जब हाउस होल्ड की स्पेसिफिकली, जब मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, आप लोग भी एक कंज्यूमर हैं, राइट। तो जब आप सामान खरीदने जाते हो अपने डेली लाइफ्स का, जैसे कि टूथपेस्ट, चावल, दाल, तेल, है ना, जो भी जब चीज़ें खरीदने जाते हो, आपके प्राइसेस में कितना हद तक बढ़ा है उन उस चीज़ों का, वो सामान का जब प्राइसेस कितना हद तक बढ़ा है उसको जब मेजर करा जाता है तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का मतलब क्या हुआ अभी? कंबाइंड का मतलब नॉट ओनली जस्ट द अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, अर्बन और रूरल तो डेफिनेटली आप लोगों को मीनिंग पता ही होगा, है ना। अर्बन यानी कि टाउन वाले लोग और रूरल यानी कि गांव वाले लोग, है ना। तो टाउन और गांव वाले लोग, अर्बन और रूरल वाले के जो कंज्यूमर्स है, उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज, उनमें कितना हद तक प्राइसेस की चेंजेस हुआ है, कितना हद तक प्राइस बढ़ा है, इसको मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ठीक है। तो फिलहाल मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा है? CPIC, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। होप इट इज़ क्लियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द रेट। रेट के हिसाब से हम पूरी इन्फ्लेशन की टाइप्स को देखने वाले हैं, ठीक है। पहली इन्फ्लेशन क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत कम इन्फ्लेशन जब होता है एक इकोनॉमी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये ज़्यादातर कितना परसेंटेज तक रेंज करता है? 1 to 3%, ठीक है। सबसे कम वाली इन्फ्लेशन है ये, और ये मैनेजेबल है, यानी कि अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में तो इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन बेसिकली ये मॉडरेट इन्फ्लेशन है, यानी कि इतना ज़्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी में, इतना कम भी नहीं है इन्फ्लेशन। 3 to 10% के बीच में अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। जब वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है तो बेसिकली इट्स लाइक ए वार्निंग, ठीक है। वार्निंग है इकोनॉमी में कि इकोनॉमी जाने वाला है टुवर्ड्स रनिंग इन्फ्लेशन, तो उसको जाने के आगे कंट्रोल करा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड इज व्हाट? रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन का दूसरा नाम भी है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ से जब चीज़ों की दाम बढ़ रहा है, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, चीज़ों की दाम रैपिडली बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन या तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसकी रेंज कितना परसेंटेज तक है? 10 to 50%, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन जब होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा चीज़ों की जब दाम बढ़ जाता है, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, that is hyperinflation. So what are the four types of inflation that we have discussed based on the rate? Creeping inflation, walking inflation, running inflation, hyperinflation, ठीक है। इसमें इस वाला टाइप में ज़्यादातर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में कितना से कितना परसेंटेज रेंज करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग अहेड, नाउ हम फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन क्या अलग है? बेस्ड ऑन द कॉसेस। उसमें हम क्या पढ़ाई किया था? हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट, है ना। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉसेस, यानी कि जो इन्फ्लेशन हुआ है इकोनॉमी में, किसके वजह से होता है इन्फ्लेशन, है ना। तो दो मेन रीजंस होता है, एक बोल सकते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जाने के आगे पहले मैं समझाऊंगी आप लोगों को व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखिए, जब भी एक इकोनॉमी में, है ना, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है कोई भी एक इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो सकता है, समझाऊंगी। देखिए, नॉर्मली एक कॉमन कॉज है, देखिए पहला है इंक्रीज इन इनकम। पकड़ लेते हैं लोगों की इनकम बढ़ चुका है, ठीक है ना, लोगों की इनकम बढ़ गया है। नॉर्मली आप आपके ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपका आज इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे? जाके ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो जब डिमांड बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा? प्राइसेस भी तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो इससे की वजह से क्या होगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीज इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
तो जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगा, लोगों के पास ज़्यादा इनकम आएंगे, ज़्यादा इनकम आएगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ मनी सप्लाई, है ना। जब आरबीआई, है ना, कंट्री की सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है, तो कंट्री में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे रिज़ल्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा लोगों का तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन, राइट। आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इधर पे मैंने लिखा हुआ है कि हाई डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लीडिंग टू हायर प्राइसेस। ऐसे होता है ना, नॉर्मली अगर आप बिना कोई फेस्टिव सीजन में अगर आप नॉर्मली पकड़ लेते हैं कपड़ा खरीदने जाते हो, ठीक है, तो एक साधारण सा रेट होता है ना। लेकिन अगर आप पकड़ लेते ईद की सीज़न है या दुर्गा पूजा की सीज़न है, ऐसा टाइप की फेस्टिव सीज़न है, और अगर आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो आपको थोड़ा चेंजेस तो देखने को मिलेगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा हो जाता है कपड़ों का दाम। वाई इट इज़ हैपनिंग सो, बिकॉज ऑफ डिमांड, राइट, बिकॉज ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा तो इसी के वजह से डेफिनेटली ईद दुर्गा पूजा ये सब में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ता है, ऐसे रिजल्ट प्राइस बढ़ता है, एंड फाइनली क्या हो जाता है इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन। क्लियर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी हम कंज्यूमर साइड को छोड़ के प्रोड्यूसर साइड में जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी क्या, इसका मतलब क्या। तो देखिए, जब एक प्रोड्यूसर अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है ना, तो उसमें उसको लोग चाहिए होता है, तो लोगों को उसको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, उसको सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा उस सामान को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए, है ना। तो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस पे करना पड़ेगा, फ्यूल होगा, फ्यूल की प्राइसेस, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो गुड्स को बनाने के लिए चाहिए होता है, वो हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे, चीज़ों की जो दाम है उसको बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर ही नहीं करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को, उनको एडिशनली उनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट, राइट। दे नीड द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो वो लोग क्यों बेचना चाहेंगे, राइट। तो प्रॉफिट के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के साथ साथ वो लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाए, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चीज़ों की दाम बढ़ जाएगा। तो जब राइज इन वेजेस, जो लोग एम्प्लॉय किया है एक प्रोड्यूसर ने, अगर उनकी वेजेस बढ़ जाता है तो सामान की दाम भी बढ़ जाएगा, ऐसे रिजल्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल्स की दाम बढ़ जाएगा, जो एक सामान को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है, अगर उनका दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्यों, क्योंकि वो भी अपना जो गुड्स है उसका दाम बढ़ा देगा, है ना। अगर फ्यूल का प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो अगर सप्लाई चेन डिसरप्शंस होता है, अगर ये सब कुछ मेजर कॉसेस है, अगर ये सब होता है तो क्या होगा, प्रोड्यूसर अपने जो गुड्स है उसका दाम क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। एंड ऐसे रिजल्ट इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन। सो होप इट इज़ क्लियर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉसेस। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर। ओके, अभी हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि हर चीज़ों का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम इन्फ्लेशन की कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को क्या लगता है कि अरे चीज़ों का दाम बढ़ गया, ये तो पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन की हमेशा इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है ऐसा ही नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होता है और इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होता है। जैसे कि हर चीज़ों का एक पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड होता ही है, राइट।
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकता है इन्फ्लेशन का, राइट। तो देखिए, अगर चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, है ना, आप प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर्स को क्या लगेगा कि फ्यूचर में वो तो ज़्यादा कमाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो इकोनॉमी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। ऐसे रिजल्ट हमारी कंट्री क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। दूसरा है रिड्यूसेस रियल बर्डन ऑफ डेट। जो रियल बर्डन है बाकी लेने का, डेट का, है ना, वो कम हो जाता है। समझा रही हूँ, देखिए, पकड़ लेते हैं कि आपने मेरे से लोन लिया है बिफोर इन्फ्लेशन, ठीक है, बिफोर इन्फ्लेशन आपने मेरे से लोन लिया है 100 रुपीज़, ठीक है, ओके। नाउ क्या है कि इन्फ्लेशन हो गया है, राइट, इन्फ्लेशन हो गया है। तो इन्फ्लेशन होने के वजह से क्या होगा कि चीज़ों की सबकी दाम तो बढ़ जाएगा। तो रियल जो आप तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी आप तो मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, वही 100 रुपीज़ ही रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जबकि रियल पैसों की वैल्यू जो है, रियल पैसों की वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट हो चुका है, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिड्यूस रियल बर्डन ऑफ दैट, ठीक है। आप तो वही सेम 100 रुपीज़ ही मुझे पे करेंगे ना, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका जो ये रेट है 100, ये बढ़ चुका है 110 टू 120, कुछ एक एग्जांपल ही बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे कितना पे कर रहे हो, 100। तो ये बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है रियल बर्डन ऑफ डेट, ठीक है। थर्ड है स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन मॉडरेट। जब इन्फ्लेशन मॉडरेट है, इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, एंड ऐसे रिजल्ट ये इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगा, स्टिमुलेट। ओके, सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला क्या है, रिड्यूसेस परचेसिंग पावर। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, राइट, कि अगर आप एक चीज़ इन्फ्लेशन के आगे 100 रुपये से ख़रीद सकते हो, वही सेम चीज़ आपको इन्फ्लेशन के बाद कितना ख़रीदना पड़ रहा है, 110, यानी कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गया है, कम, ठीक है। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट हम देख सकते हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप सफर्स। फिक्स्ड इनकम ग्रुप यानी कि जैसे कि पेंशनर्स, सैलरीड एम्प्लॉयज़, उनका तो फिक्स्ड होता है ना कि मंथली पकड़ लेते हैं 20,000 30,000, एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, ठीक है, 20,000 आएगा ही आएगा। तो उनके हिसाब से तो, लेकिन मंथली तो उनका 20,000 तो आ ही रहा है, लेकिन चीज़ों का जो दाम है वो तो बढ़ रहा है ना, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है, राइट। तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड, क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। कभी दाम, चीज़ों की दाम ऊपर, कभी चीज़ों की दाम नीचे, तो फ्लक्चुएट करता रहता है इकोनॉमी में चीज़ों की दाम। तो उससे क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा, राइट। और फोर्थ नंबर क्या है, कैन इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, है ना। रिच और पुअर की जो गैप है रिलेटेड टू दी इनकम, वो भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा ये इन्फ्लेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी हम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी से भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिस्कल पॉलिसी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बोलने से ही आप लोगों को क्या याद आना चाहिए कि एक ऐसा पॉलिसी है जो कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो आरबीआई कुछ टूल्स यूज़ करते हैं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है, और तो एक रेट में लेते हैं, और वो रेट का नाम क्या है, रेपो रेट। तो अगर आरबीआई उस रेट, रेपो रेट को बढ़ा देगा, तो यानी कि कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दे के पैसा लेना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करने के लिए वो क्या करेगा,
कम पैसा लेगा फ्रॉम दी आरबीआई। अगर कमर्शियल बैंक्स कम पैसा लेगा तो वो कम लोन देगा लोगों को। ऐसे रिजल्ट इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्लियर? वही सेम कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में मतलब क्या होता है कि आरबीआई पैसा नहीं देता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक रखता है पैसा टू द आरबीआई। ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रख देगा ज़्यादा से ज़्यादा तो वो लोगों को कम लोन देगा, राइट। ऐसे रिजल्ट इकोनॉमी में कम पैसा फ्लो होगा एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ मनी होता है कमर्शियल बैंक्स को जो वो रखना ही पड़ता है टू द आरबीआई। अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा टू द आरबीआई, राइट। ऐसे रिजल्ट अगर वो ज़्यादा पैसा रख देंगे आरबीआई के पास तो वो लोगों को कम देंगे, राइट। लोगों को लोन कम देंगे, लोगों के लिए उनके पास पैसा कम हो जाएगा। और जब लोग कम लोन लेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई का फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल। उसी तरह है ओपन मार्केट इन्फ्लेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओएमओ शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो होता है कंट्री की सेंट्रल बैंक, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो बेचेगा या तो खरीदेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है। तो अगर बेचेगा तो इन्फ्लेशन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है, ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता, कंट्रोल करता है इसी तरह बेच के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच के। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस मनी सप्लाई एंड कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। ये तो मैंने अभी ही इन तीनों पॉइंट्स को समझाने के वक्त बोला है, राइट। अगर आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा और ऐसे रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। क्लियर? ओके, फिस्कल पॉलिसी में आता है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन, है ना, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो लोगों के पास इनकम कम आएगा, इनकम कम आएगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइसेस गिरेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगा, है ना, तो लोग अपना डिमांड कम कर देंगे इन परचेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो लोग अपना डिमांड कम कर देंगे एंड ऐसे रिजल्ट प्राइसेस भी कम हो जाएगा एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, और तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो अपनी फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करता है ना, तो क्या होगा, बोरोइंग करेगा गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा कि लोगों की डिमांड कम हो जाएगा एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल और इम्प्रूविंग सप्लाई ऑफ द गुड्स, राइट। अगर गवर्नमेंट ही खुद सप्लाई ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करेगा, इम्पोर्ट्स अलाउ करेगा, है ना, इसी तरह अगर करेगा तो हर चीज़ इम्प्रूव होगा एंड ऐसे रिजल्ट इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। आई रियली होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया है। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।